हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग इतनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं। जो भी हमारी करंट अफेयर का सेशन होता है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि नॉन पॉलिटिकल जितनी भी न्यूज़ हैं वो मैं कवर करता हूँ और आप भी नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ ही पढ़ा करिए, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप जो भी फैक्चुअल न्यूज़ है या फिर आप जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप उसको हमेशा मिस कर देंगे और ना ही आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। उससे आप सिर्फ एक तरह से एक बहस करके ही लोगों से रह जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने पेज नंबर 1 पे चलते हैं, जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस का होता है। इंडियन एक्सप्रेस हम लोग रोज पढ़ते हैं और उसका ही पेज नंबर 1 है। यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और नेपाल की जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो एक बात समझिएगा, इंडिया और नेपाल की अभी हाल ही में मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग हो क्यों रही है? आपको पता है कि नेपाल ने अभी एक एक्ट लाया था जिसमें भारत के 3 टेरिटरी उसने, ठीक है, वो अपने क्षेत्र में दिखाए हैं उसने। और वो कौन कौन से क्षेत्र थे मैं बता देता हूं। यहां पे इस तरह से मैं मैप बना देता हूं, ठीक है। ये भारत का मैप इस तरह से बना देता हूं, थोड़ा रफली टाइप का। ये है नेपाल, ठीक है, ये नेपाल है, ठीक है, इस तरह से। और ये है भारत का उत्तराखंड का जो हिस्सा है, उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड का हिस्सा है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 जगह थी, मैं तीनों के नाम भी बता दूंगा। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे कुछ ऐसे 3 जगह थी और इसमें एक नाम था काला पानी, काला पानी। दूसरा नाम था लिम्फिया धूरा, लिम्फिया धूरा। और तीसरा था लिपू लेक, लिपू लेक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्षेत्र को किसने, नेपाल ने क्या दिखाया है, ये अपने क्षेत्र के अंदर में दिखाया है। और इसके ऊपर बकायदा नेपाल ने एक एक्ट भी पारित कर दिया। यहाँ पे मेन चीज है काला पानी। यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल पे मीटिंग होने वाली है या फिर नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो काला पानी को लेकर के होने। काला पानी जस्ट उत्तराखंड की सीमा को भी टच करता है और नेपाल की सीमा को भी टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र के ऊपर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, जिसको अभी नेपाल और इंडिया मिलकर के सुलझाने वाले हैं और मीटिंग में करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी 3 टेरिटरी थी जिसपे अभी हाल ही में बातचीत चल रही है, तो आप बता दोगे ये तीनों टेरिटरी थी, ठीक है। अगली बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल में जो अभी टाइम के पीएम है वो कौन है? पीएम है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली जी हैं, ठीक है। खड़गा प्रसाद, इसका पूरा नाम है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। तो केपी शर्मा जी ओली जो है वो बेसिकली किसको सपोर्ट करते हैं? चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइनीज आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से जितना वो बेसिकली बुरे संबंध रख सकते हैं वो रख रहे हैं अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में। जबकि जो फॉर्मर पीएम थे, जो नेपाल के फॉर्मर पीएम थे या एक्स पीएम में बात कर लूं, एक्स पीएम थे, वो कौन थे? पुष्प कमल दहाल प्रचंड। कौन थे? पुष्प कमल दहाल प्रचंड, दहल प्रचंड। ये जो थे ये इंडियन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, ये इंडिया से अच्छे रिलेशनशिप बनाने में बिलीव रखते थे, ठीक है। वैसे दोनों ही सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों एक अलग अलग पार्टी से हैं तो दोनों सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पीएम इस टाइम के कौन है? केपी शर्मा ओली हैं। और राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विंध्य देवी भंडारी, विंध्य देवी भंडारी, विंध्य देवी भंडारी, ठीक है, ध्यान रखना है, विंध्य देवी भंडारी जी हैं, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है? राजधानी कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल या राजधानी की बात करते हैं तो काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। आप सभी को पता होगा, ये छोटी छोटी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो काठमांडू है उसमें जो मुख्यालय, कौन कौन से फेमस मुख्यालय हैं जो वर्ल्ड या फिर कुछ देशों के मिलके हैं, वो है सार्क का मुख्यालय, सार्क, SAARC, सार्क, या हिंदी में बोलते हैं दक्षेस, ठीक है। दक्षेस का मुख्यालय अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है तो कहाँ पे है? काठमांडू में। बहुत छोटे एग्जामिनेशन में आएगा। सार्क का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल
कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। दक्षिण एशियाई देशों का समूह, दक्षिण एशियाई देशों का समूह, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई देशों का समूह, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज़ थी जो मुझे समझाना था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादातर मैं कवर रखता हूँ। आप सोच रहे होगे सर ये तो आप पॉलिटिकल न्यूज़ बता रहे हो, मैंने पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं बताई है, जितना हो सकता है मैं फोकस रखता हूँ अपना नॉन पॉलिटिकल पे, ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो स्टोरी बतानी पड़ेगी ना आगे पीछे की, ऐसा तो नहीं है सीधे टेक्निकल पॉइंट पे आ जाऊंगा मैं। चलिए आगे न्यूज़ बढ़ते हैं हम लोग। जो सेकंड न्यूज़ है राहत इंदौरी की न्यूज़ है, और बहुत ही सैड वाली न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राहत इंदौरी जी की अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है परसों। और बेसिकली वो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, अगर नहीं पता कुछ लोग हिंदी के समझ रहे हैं तो हिंदी के नहीं थे, वो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, ठीक है। उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ वो इस्लामिक कंट्री तक ही उनके जो प्रोग्राम थे वो सीमित, ऐसा नहीं था। यूएसए उन्होंने, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जाकर के देखोगे तो यूएसए, जापान और जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और कनाडा, इन देशों में भी जाकर के उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। एक वर्ल्ड लेवल के वो थे, क्या कहते हैं, शेर व शायर करने वाले कवि थे, बेसिकली कवि कह सकते हो आप उन्हें, ठीक है। और बात करते हैं कि यह उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो आप सभी को पता है कोरोना वायरस की वजह से इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। यहाँ पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट का अगर आप हिंदी में सीधा सीधा मतलब देखोगे तो होता है हृदय की गति रुक जाना, ठीक है। एक वर्ड उससे मिलता जुलता है, कार्डियोलॉजी। आप लोगों ने कभी वर्ड सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है, मतलब होता है हृदय से संबंधित चीजों का अध्ययन, हृदय का अध्ययन, ठीक है। कार्डियो मतलब कार्डियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का क्या मतलब होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, ठीक है। स्टडी, हिंदी में बोली स्टडी, ठीक है। और किसका अध्ययन, हृदय का, स्पेशली हार्ट का या हृदय का, ठीक है। दिल नहीं होता, दिल कोई चीज नहीं होती, समझे, दिल नहीं होता, हृदय, हार्ट का जो अध्ययन होता है वो उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, एक और मैं आपसे पूछता हूं कि सेलोलॉजी किसे कहते हैं, सेलोलॉजी। तो सेलोलॉजी मतलब द सेल्स का अध्ययन, ठीक है। एक होता है मर्मियोलॉजी, स्पेशली मर्मियोलॉजी। तो मर्मियोलॉजी किससे संबंधित है, ये चींटियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, चींटियों का अध्ययन होता है, ठीक है। वैसे बहुत सारी लॉजी में पढ़ाना चाहूँ तो इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे फिर कभी आप लोगों को अलग से मैं एक छोटी सी क्लास दे दूंगा 10 मिनट की, जिसमें सारे मैं लॉजी बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से लॉजी होते हैं। न्यूमरोलॉजी, ठीक है, बताइए न्यूमरोलॉजी किससे संबंधित है। चलिए पेज नंबर 1 पे ही आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एससी की। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया है राइट फॉर डॉटर्स। अब राइट फॉर डॉटर क्या है, मतलब लड़कियों को भी वो बराबर के अधिकार मिलेंगे जो एक बेटे को अधिकार मिलते हैं। समझिएगा, यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला है कि जो एक बेटे को अधिकार मिलते हैं, जैसे मान लीजिए एक माता पिता, ठीक है, माता पिता हैं और उनके एक बेटी है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, और एक बेटा है, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था कि जो भी संपत्ति होती थी माता पिता की, जैसे बेटी तो अपने घर चली जाती थी, ठीक है, बेटी मतलब घर क्या मतलब शादी करके चली जाती थी। बेटा क्या होता था, बेटा फिर रह जाता था घर में, और जो सारी संपत्ति होती थी वो क्या हो जाती थी, संपत्ति वो अपने बेटे को मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, 2005 ही है ना, नहीं 1956 है, माफ कीजिएगा 1956 है, ठीक है। ये एक्ट बना था, इसके सेक्शन 6 में, इसका सेक्शन 6 में कुछ बदलाव हुए थे, और वो बदलाव कब हुए थे, 2005 में हुए थे। उसमें ये बोला गया था
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब भी फैसला आया था और अभी भी फैसला वही है, ठीक है। अभी जो फैसला है वो 2005 का ही बरकरार फैसला है, समझिएगा। इसमें 2005 में क्या बोला गया था कि जो एक बेटे को अधिकार मिलता है वही एक अधिकार बेटी को भी मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ संपत्ति की बात हो रही है, ठीक है। मतलब माता पिता की संपत्ति पे दोनों लोगों का बराबर का अधिकार होगा। मान लीजिए कल को माता पिता दोनों नहीं रह जाते हैं इस दुनिया में, ठीक है, मैं मान के बात चल रहा हूं, ठीक है, नहीं रह जाते, तो बेटा ये नहीं कह सकता कि सारी संपत्ति सिर्फ उसी की होगी, तुम तो अपने घर चली गई हो। अगर बेटी कल को अपना अधिकार मांगने पे आ जाए तो वो दोनों में ही बराबर बराबर शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा स्पेशली, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये चीज किस सेक्शन में थी, तो सेक्शन हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के अंतर्गत सेक्शन 6 में थी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगस्त के जो डेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आज अगस्त की है 13 तारीख है और 13 तारीख को कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेज है नहीं, ठीक है। मैं कराना चाहूँ तो करा दूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 12 अगस्त का यहाँ पे जो कल का दिन था वो मैंने आपको नहीं बताया था। 12 अगस्त का बहुत इंपॉर्टेंट डे था। इस दिन होता है विश्व युवा दिवस। कब होता है? विश्व युवा दिवस होता है। विश्व युवा दिवस हिंदी में बोलते हैं वर्ल्ड यूथ डे। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड यूथ डे बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मनाया क्यों जाता है? ये सिर्फ नॉर्मली है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सहमति से कब 12 अगस्त 1999 को सबकी सहमति से ये प्रस्ताव घोषित किया कि जो है एक दिन हम लोग क्या मनाएंगे? वर्ल्ड यूथ डे मनाएंगे। स्पेशली यूथ को प्रेरित करने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं बात करता हूं, जब वर्ल्ड यूथ डे की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं। कौन सी बात कर लेते हैं? नेशनल यूथ डे की बात कर लेते हैं। मैं वर्ल्ड बोल रहा हूं, नेशनल यूथ डे की बात कर लेते हैं। मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को किनका जन्म हुआ था? जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म हुआ था। और उनके जन्म दिवस पे ही भारत सरकार हमेशा क्या मनाती है? 12 जनवरी 1963 को नेशनल यूथ डे मनाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग एक बार दिसंबर के जितने भी डेज हैं, सॉरी दिसंबर चल रहा हूँ, कभी भी कोई भी मंथ पहुँच जाता हूँ। अगस्त के जितने भी डेज हैं उनको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 15 पे। और पेज नंबर 15 पे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द वर्ल्ड की। रशिया मेक्स अ वैक्सीन, और इस जो वैक्सीन है इसका नाम क्या रखा गया है? स्पुतनिक वी नाम रखा गया है, स्पुतनिक वी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो अभी हाल ही में वर्ल्ड की जो सबसे पहली वैक्सीन आई है, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन जो मार्केट में आई है, देखिए मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो फाइनल स्टेज पूरी कंप्लीट करके आई है वो कौन सी आई? स्पुतनिक वी आई है, और ये किसकी है? रशिया की है, ठीक है, रशिया की है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ लोग WHO ये कह रहा है कि हम इस पे संदेह करते हैं, इस वैक्सीन पे। बेसिकली संदेह करने वाली चीज भी है, क्योंकि जो आपने सुना होगा जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, वो अभी अपने तीसरे चरण पे है। वो अभी किस पे चरण पे है? वो अपनी 3rd चरण पे है। और नंबर ऑफ पीपुल पार्टिसिपेटेड इन दिस, मतलब जो वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए बहुत नंबर्स ऑफ पीपुल जो आए थे, ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल्स जो आए थे वो नियर अबाउट, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ, यूरोपियन कंट्रीज की बात करता हूँ, EC लिख देता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज की बात करता हूँ, तो नियर अबाउट 50,000 प्लस लोगों ने सिर्फ यूरोपियन देशों में ट्राई किया है। मैं बता दूं, ऐसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पूरा ट्राई किया गया है, इंडिया में पूरा ट्राई किया गया, हर एक कॉन्टिनेंट को अलग से स्पेसिफिक करके एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्राई किया है। जबकि रशिया ने क्या किया है? रशिया ने सिर्फ अपनी ही कंट्री में ट्रायल किए हैं,
अपनी ही कंट्री में बेसिकली क्या ट्रायल किए हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मेन दिक्कत ये है कि जो अदर कंट्रीज के जो कॉन्टिनेंट में ट्रायल नहीं हुए हैं उनमें जीन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मान लीजिए कल को ये वैक्सीन ठीक कर देती है आपके कोरोना वायरस से, लेकिन क्या होता है कि आपके जीन्स चेंज हो जाते हैं, आपके शरीर के बाल ही नहीं रह जाते हैं। मान लीजिए यही चेंज हो जाता है, आपके शरीर के बाल ही नहीं रह जाएंगे। अब आगे वाले जनरेशन में बहुत ज्यादा फर्क होगा। देखिए जो टेम्परेचर अभी जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो कितना होता है आप लोग बताइए, 98.6 होता है, ठीक है। जब बाल हैं, क्योंकि बाल प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्किन को, ठीक है, जब ये टेम्परेचर, जब वो बाल ही नहीं रह जाएंगे तो ये टेम्परेचर जो है वो डिसबैलेंस होगा, ये टेम्परेचर जो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये तो मैंने एक तरह का चेंज बताया, ठीक है। हो सकता है कुछ कल को कुछ भी और भी हो जाए, आपकी छोटी वाली उंगली ना रहे, ठीक है, आपके पैरों की छोटी वाली उंगली ना रहे। जो आने वाले चेंजेस 1000 साल बाद आने वाले थे वो हो सकता है कि कल को ही चेंजेस आ जाए, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसा वैक्सीन की ट्रायल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ के लोग बेसिकली जो है अलग कॉन्टिनेंट के लोग, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी होती है उसके बहुत मैटर रखता है, ठीक है। चलिए रशिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। वहाँ की राजधानी क्या है, मॉस्को है। और जो करेंसी चलती है वहाँ पे वो रशियन रूबल चलती है, रशियन रूबल, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे उसी द वर्ल्ड के पेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ी सी न्यूजीलैंड के बारे में है। और न्यूजीलैंड में अभी हुआ क्या है, न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूजीलैंड में अभी तक 100 दिनों में एक भी केस नहीं आया था। आप ये सोच नहीं सकते होंगे कि 100 दिनों में कोई भी कम्युनिटी से कोई भी केस नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे 102वें दिन जो है वो केस आ गए और एकदम से 4 लोग मतलब वहां पे आ गए, ठीक है। वहां का एक सिटी है ऑकलैंड, वहां का एक सिटी है AUCK ऑकलैंड, ठीक है। वहां पे नंबर ऑफ पीपल जो थे वो 4 लोग क्या कहते हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव आए, तो पूरे ऑकलैंड शहर को ही बंद कर दिया। आप सोचिए वहां पे 4 लोग पॉजिटिव आने पे ऑकलैंड शहर को बंद कर दिया गया। हमारे कंट्री में तो क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑकलैंड जो है वो मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये न्यूजीलैंड का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, न्यूजीलैंड का। आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड के जो PM है उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, तो जैकिंडा एडन है, जैकिंडा एडन है। और पूछा जा सकता है न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, तो वेलिंगटन है, वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन इसकी क्या है, राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर है। मैं आपसे एक आइलैंड का नाम बताना चाहता हूं जिसको बेसिकली न्यूजीलैंड क्या करता है, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। वैसे तो वो फ्री है, वो जो आइलैंड का नाम है उस आइलैंड का नाम है कुक आइलैंड, ठीक है, कुक आइलैंड है। ये तो वैसे फ्री एक आइलैंड है क्योंकि इसका खुद का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें, कुक आइलैंड की 2 चीजें जो है न्यूजीलैंड संभालता है। एक तो है फॉरेन कह रहा हूँ मिलिट्री, एक तो उसकी मिलिट्री कोई नहीं है, तो मिलिट्री जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, न्यूजीलैंड प्रोवाइड करता है। और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन मतलब विदेश मंत्रालय जो है वो कौन संभालता है, वो भी न्यूजीलैंड ही संभालता है। उसके ऊपर कोई भी तरह का रूलिंग नहीं करता है, बस एक तरह से जैसे भूटान की अपनी कोई आर्मी नहीं है तो भूटान को कौन मदद प्रोवाइड करता है, वैसे इंडिया प्रोवाइड करता है। वैसे ही कुक आइलैंड को मदद कौन प्रोवाइड करता है, न्यूजीलैंड एक तरह से मदद प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके ऊपर कोई भी आक्रमण करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, न्यूजीलैंड की होती है, ठीक है। तो एक दोस्ती के नाते बेसिकली करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ही छोटा आइलैंड है, ठीक है, अपनी कोई आर्मी नहीं है। चलिए पेज नंबर 16 पे चलते हैं, इकोनॉमी के पेज पे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने आपको बताया था कि इस समय बहुत सारी गाज गिरेगी, जो भी एविएशन कंपनीज हैं उनके ऊपर बहुत सारी गाज गिरेगी और यहाँ पे गाज गिरी भी है। DDCA ने बार कर दिया है, बंद कर दिया, मतलब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खोजीगोड़े में। तो खोजीगोड़े पे समझिएगा, केरल का जो कुछ लोग नहीं जानते हैं तो
तो मैं बता देता हूँ, केरल का जो एक एयरपोर्ट है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कैसा एयरपोर्ट है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट का नाम है कोझिकोड। कोझिकोड, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वो बेसिकली क्या हुआ है, अभी आपको पता है एयर इंडिया का का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलट सहित 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसकी वजह से डीजीसीए ने क्या किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि जितने भी हैवी बॉडी एयरक्राफ्ट हैं वो अब मॉनसून के सीजन में कभी नहीं उतरेंगे कोझिकोड में, ठीक है। वैसे रिस्ट्रिक्शन तो अभी कुछ समय के लिए है, आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मॉनसून के सीजन में कोझिकोड में वो नहीं उतरेंगे, ठीक है। आपको मैं बताता हूं तो कोझिकोड जो है वो टेबल टॉप, बेसिकली टेबल टॉप है। उसका जो रनवे है वो कैसा है? टेबल टॉप है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोझिकोड का जो रनवे है वो बेसिकली किस शेप का है, तो आपसे बोलेंगे कि सिंपल फ्लैट है या टेबल टॉप है, तो आप टेबल टॉप लगाएंगे आंसर में, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकता है कि आपसे फ्लैप 3 या फुल फ्लैप के बारे में पूछ लें। फुल फ्लैप, तो फुल फ्लैप या फ्लैप 3 लैंडिंग क्या होती है? ये दोनों लैंडिंग होती हैं। तो कैसे लैंडिंग करती है देखिएगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका रनवे है, ये क्या है? आपका रनवे है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एरोप्लेन आपका उतरने वाला है, ठीक है। ये एरोप्लेन ऐसे है, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ये एरोप्लेन है, उतरने वाला है। अगर आप फ्लैप 3 की लैंडिंग देखते हो तो फ्लैप 3 की लैंडिंग, मान लीजिए ये रनवे बहुत छोटा है, ये क्या है? ये बहुत छोटा रनवे है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैप 3 की लैंडिंग कैसे होती है? फ्लैप 3 की लैंडिंग ऐसे होती है, ये ऐसे उतरता है नॉर्मल सा अपनी एक स्लोप में, और यहाँ पे ऐसे जाकर के चलता है, ठीक है। फ्लैप 3 लैंडिंग में जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पहली बात तो जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और फ्लैप 3 लैंडिंग वहाँ बहुत खतरनाक होती है जहाँ पे छोटा रनवे होता है या टेबल टॉप रनवे होता है। दूसरी बात, जो फुल फ्लैप रनवे है वो समथिंग इस तरह से होता है, मतलब सीधे एक बहुत ज़्यादा स्लोप में ड्रैग करेगा, ये इस तरह से एक स्लोप में बहुत ज़्यादा ड्रैग करेगा, और ये सीधे यहाँ उतरेगा, इस तरह से यहाँ उतरेगा। तो उसके पास काफ़ी जगह होगी किसके लिए? बेसिकली प्लेन को सेफली रोकने के लिए। तो ये कौन सी ये कैसा है? ये फ्लैप है, फुल फ्लैप है, और ये कैसा है? ये फ्लैप 3 है, फ्लैप 3 लैंडिंग। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि दोनों ही बहुत सेफ हैं, लेकिन डीजीसीए अप्रूव्ड है। लेकिन यहाँ पे ये जो फुल फ्लैप है ना, ये थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा खाता है, लेकिन सेफ यही है। सेफ की बात करें तो फुल फ्लैप ज़्यादा सेफ है, ये है ज़्यादा सेफ है, ठीक है, ज़्यादा सेफ है इन कंपैरिजन टू फ्लैप 3, जहाँ पे छोटा रनवे होता है और जहाँ पे टेबल टॉप रनवे होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। और अभी मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ कि जो मैंने बताया था कि फ्लाइंग बीस्ट नाम से जो चैनल है, जो ओन करते हैं बेसिकली गौरव तनेजा, उनको अभी थोड़ी सी राहत इसलिए मिली है क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे एयर एशिया में, उनके 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है उनको सस्पेंड कर दिया है। किस लिए सस्पेंड कर दिया गया? क्योंकि एयर एशिया जो फ्लाइट में जो सेफ्टी है उसके मेजरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी न्यूज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। डीजीसीए के बारे में जान लीजिएगा, डीजीसीए के बारे में एक बार आप लोग खुद भी सर्च करिएगा, ठीक है, जानकारी हासिल करिएगा। हो सकता है विकिपीडिया से ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक लिए चलते हैं, और आज ही करंट अफेयर सेशन कैसे लगा आप लोग बता सकते हो। तब तक लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।